ओके जी, लास्ट टाइम हमने मेरे ख्याल में स्टेट पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया और कंपोनेंट की लोकल स्टेट वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, अरे हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बूलियन हो, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने जब भी रिएक्ट के कंपोनेंट में स्टेट का जिक्र करना है या स्टेट डिक्लेयर करना है या स्टेट के साथ काम करना है तो आप यूज स्टेट का बिल्ट इन हुक यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये बिल्ट इन हुक आपको पिछले 2 दिनों में बड़ी डिटेल से बताया गया कि ये क्या रिटर्न करता है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे म्यूट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड बट है नया, और वो है प्रॉप्स। व्हाट इज़ प्रॉप्स और क्यों इस्तेमाल होता है, पर्पज़ क्या है इसका और कैसे इस्तेमाल होता है। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, बल्कि बेशक इजाज़त ना दें, ये एज इट इज़ रहेगा और इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। प्रॉप्स का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने जितनी भी स्टेट देखी है ना वो हमने लोकल स्टेट देखी है, और जब मैं लोकल स्टेट की बात करूँ तो इसका मतलब है स्टेट विद इन या स्टेट दैट इज़ अवेलेबल विद इन दैट कॉम्पोनेंट। तो लोकल का मतलब ये है कि मेरा ये फंक्शनल कॉम्पोनेंट है विच इज़ विद द नेम ऐप, और ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक स्टेट है विच इज़ प्रोडक्ट, और ये वाली प्रोडक्ट की स्टेट सिर्फ इसी कंपोनेंट यानी ऐप के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं इस स्टेट को होम कंपोनेंट के अंदर जाके यूज़ करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू द होम कंपोनेंट, और किधर गया, ये पेज कंपोनेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे होम कंपोनेंट में जाके समहाउ किसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई कैन डू इट लाइक दिस लॉग और प्रोडक्ट, तो आई कैन नेवर यूज़ इट। उसकी वजह यह है कि ये जो प्रोडक्ट है नॉर्मली जब मैं आउटपुट पे जाऊंगा तो इस कंपोनेंट को मैं जाके देखूंगा तो ये मुझे अनडिफाइंड देगा, यानी मैं एक ऐसे वेरिएबल को डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ये प्रीवियस कंपोनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। देखें ये भी ब्रेक हो गया, तो वो ऐप के कंपोनेंट में प्रोडक्ट्स का स्टेट या प्रोडक्ट की स्टेट अवेलेबल है, होम के कंपोनेंट में अवेलेबल नहीं है। तो दिस शोज़ कि जी हमारे पास ये जो भी स्टेट होती है जिस कंपोनेंट में हम डिक्लेयर करते हैं स्टेट को, वो उसी कंपोनेंट में अवेलेबल होती है, उसी तक महदूद रहती है। तो आज ये तरीका है कि इज़ देयर अ वे विद विच वी कैन शेयर अ स्टेट टू द डिफरेंट कंपोनेंट। क्या ऐसा तरीका हमारे पास अवेलेबल है? तो उसका जवाब है यस अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले आप एक और चीज़ देखेंगे जो कि ये समझने के लिए आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। हमारे पास रिएक्ट की जो भी एप्लीकेशन होती है ना, तो बेसिकली अ कंप्लीट रिएक्ट एप्लीकेशन इज अ ट्री ऑफ कंपोनेंट्स। आई रिपीट, अ कंप्लीट रिएक्ट एप्लीकेशन इज अ ट्री ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमारा रूट कंपोनेंट कौन सा है, ऐप। अभी हमने देख लिया रूट कंपोनेंट का मतलब ये है कि बाकी जितने भी कंपोनेंट्स आप यूज़ करेंगे या डिस्प्ले करेंगे या रेंडर करेंगे वो सारे के सारे किसके अंदर रेंडर करेंगे, ऐप के अंदर रेंडर करेंगे। तो ऐप हमारा रूट कंपोनेंट हो गया, या यूँ समझ लें पेरेंट कंपोनेंट हो गया। इसके बाद हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं हमारी ऐप में। एक हमने कौन सा कंपोनेंट बनाया, होम का कंपोनेंट बनाया, और वो किसका चाइल्ड है, जाहिर है जो कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर जब रेंडर होता है या यूज़ होता है तो वो उसका क्या बन जाता है, चाइल्ड बन जाता है। तो हमारे पास ऐप के कंपोनेंट में एक होम का कंपोनेंट था, दूसरा कौन सा कंपोनेंट था, अबाउट का कंपोनेंट था, और तीसरा कौन सा कंपोनेंट था, गालिबन कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास एक रूट कंपोनेंट है और उसके अंदर 3 उसके चिल्ड्रन कंपोनेंट है। हमारी जो स्टेट है, स्टेट का मतलब जो प्रोडक्ट है जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो स्टेट कहाँ अवेलेबल है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है। यानी इफ़ आई कैन शो यू लाइक दिस, तो हमारी जो स्टेट है प्रोडक्ट की वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मौजूद है, ऐप के कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल है। तो जहां स्टेट डिक्लेयर होती है सिर्फ उसी कंपोनेंट में एक्सेसिबल होती है। अब हमारा काम ये है कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो स्टेट है विच इन आर केस इज प्रोडक्ट, लेकिन ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हम इस स्टेट को शेयर करना चाह रहे हैं विद होम कंपोनेंट, विद अबाउट कंपोनेंट, विद कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, इन तीनों में या इन तीनों में से किसी एक में। तो हम पहले क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट की स्टेट को शेयर करेंगे किसके साथ, होम कंपोनेंट के साथ। अच्छा, ये शेयर क्यों करेंगे इसका जवाब आपको खुद बहुत थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, लेकिन आर प्राइमरी कंसर्न इज व्हाट इफ वी वांट टू शेयर द स्टेट बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है। तो नॉर्मली जितने भी रिएक्ट के ट्रीज है ना, जस्ट टू रीइंफोर्स इट, रिएक्ट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे एक्चुअली बी ट्रीटेड लाइक, आर दे एक्चुअली बी रिप्रेजेंटेड लाइक अ ट्री ऑफ कंपोनेंट्स। तो अगर मिसाल के तौर पे होम
कंपोनेंट के अंदर मजीद 4-5 कंपोनेंट्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे। अगर इसके अंदर फिर मजीद कंपोनेंट्स होंगे तो वो इसका चिल्ड्रन बन जाएगा, इसके अंदर फिर होंगे तो वो इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे, एक होगा तो ऑब्वियसली चाइल्ड इसके होंगे तो फिर ये इसके चाइल्ड बन जाएंगे या चिल्ड्रन बन जाएंगे। तो यूं हमारा एक पूरा रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो ग्रो करती है। बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ a tree of components and all those components are obviously in the form of parent child। एक कंपोनेंट के अंदर जो दूसरा कंपोनेंट रेंडर होगा वो चाइल्ड हो जाएगा, उसके अंदर फिर तीसरा, तो ये इसी तरह डिसेंडेंट्स ग्रो करेंगे। तो अगर आपने डोम की शक्ल देखी हो तो वो भी कुछ इसी तरह की बनती थी। तो अब हमारे पास रिएक्ट में बाय नेचर बाय डिफॉल्ट यूनिडायरेक्शनल फ्लो है डेटा का। दैट्स इंपॉर्टेंट लाइन। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये है कि अगर आप कोई स्टेट पेरेंट कंपोनेंट में है, दैट्स इंपॉर्टेंट लाइन, ऑलवेज रिमेंबर इट। हमारे पास कोई स्टेट पेरेंट कंपोनेंट में है तो हम इजीली उसको चाइल्ड में भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर ये इसमें है तो इससे हम इधर आ सकते हैं, यानी स्टेट को भेज सकते हैं, फिर इसी तरह इधर आ सकते हैं, इससे उसी स्टेट को इधर भेज सकते हैं, इसी तरह इस स्टेट को इधर भेज सकते हैं, इस स्टेट को इधर भेज सकते हैं। और जितने मर्जी लेवल तक ये डीप नेस्टेड ट्री है, हम अपनी स्टेट को टॉप टू बॉटम क्या कर सकते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी तरह ये करना पड़े, अच्छा यहाँ एक नुकसान भी है कि देयर इज नो वे, नॉर्मली उसके लिए हम कोई स्पेशल देगा, देयर इज नो वे कि अगर हमें इस कंपोनेंट तक डेटा पहुंचाना है बगैर बीच वाले कंपोनेंट से गुजारे बगैर, यानी हमारे पास एक प्रोडक्ट की स्टेट है और मैं चाहता हूं कि वो स्टेट डायरेक्ट इस कंपोनेंट तक पहुंचाए, बीच वालों को खबर ना हो, तो ऐसा कोई तरीका रिएक्ट में अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू एक्चुअली पास द स्टेट्स right from all those components that lie in between the source and the recipient component। ठीक होगी बात, ये एक नुकसान समझ लें या ड्रॉबैक समझ लें इसके लिए हम। दूसरा, बाय डिफॉल्ट रिएक्ट जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब ये है कि हमेशा डेटा को पेरेंट से किधर मूव करेगा, चाइल्ड में मूव करेगा। व्हाट इफ वी वांट टू मूव द डेटा बैक टू द पेरेंट, तो इसके लिए हम एक स्पेशल टेक्निक पढ़ेंगे जिसे हम स्टेट लिफ्टिंग कहते हैं। तो नॉर्मली ये भी एक ट्रिक से होता है, डायरेक्ट ये भी अलाउ नहीं होता। तो अभी तक जो क्रक्स है, जो सम एंड सब्सटेंस है कि रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट डेटा यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, टॉप टू बॉटम आता है हमेशा। ठीक है, बॉटम अप करेंगे तो हम कोई स्पेशल टेक्निक पढ़ेंगे। दूसरी बात, हम किसी एक कंपोनेंट का डाटा किसी दूसरे कंपोनेंट से अगर वो ट्री में कहीं डाउन डीप नेस्टेड है तो डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते, हमें गुजारना पड़ेगा बीच में जितने कंपोनेंट्स हैं सब। ये डायग्रामेटिकली समझ आ गई है सबको बात। तो आवर प्राइमरी टारगेट इज फर्स्ट कि हमारे पास सिर्फ एक ही लेवल है ट्री का, ऐप, और ऐप के अंदर डायरेक्ट 3 चिल्ड्रन है। तो हमने क्या करना है, डेटा ऐप से लेना है और कहाँ शेयर करना है, होम के कंपोनेंट में शेयर करना है। सो ये अगर आपको समझ आ गया तो लेट मी सेव दिस डायग्राम सो दैट वी कैन रेफर इट बैक लेटर ऑन। और अब हम इसका ज़रा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास ये स्टेट है जो कि कॉम्प्लेक्स स्टेट है, ऑब्जेक्ट दैट माइट कंफ्यूज यू, तो मैं इसको रहने देता हूँ, इस पर थोड़ी देर बाद आता हूँ और मैं यहाँ एक सिंपल स्टेट बना लेता हूँ। और सिंपल स्टेट से मुराद आपको पता है कि मैं एक नंबर लूँगा, लेट, मैं कहूँगा जी कि दैट्स गोइंग टू बी यूज स्टेट, और इसमें मैं कोई नंबर पास कर देता हूँ विच इज़ लेट सपोज 45। एनी नंबर कैन बी टेकन ऑब्वियसली, और जाहिर है मुझे एक वेरिएबल भी चाहिए होगा इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं इसको कहता हूँ n और यहाँ पे कह देता हूँ जी सेट n। अब मुझे ये जो n है, अगर मुझे ये डायरेक्ट इसी कंपोनेंट में डिस्प्ले कराना हो तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो अब आपको पता है कि JSX में आके मैं यहाँ पे जैसे ये हो रहा है तो यहाँ पे एक और p लिखूँ और इस p में ये n डिस्प्ले कर दूँ, दैट वुड स्ट्रेट अवे एक्चुअली बी कमिंग अप राइट इन हेयर। ठीक, लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली आई वांट। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये n को कहाँ डिस्प्ले करूँ, होम के कंपोनेंट में जाके। तो इसका मतलब यह है कि मुझे n कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। सो व्हाट इज़ द वे, दिस इज़ द सिनेरियो कि हमें क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, स्टेट शेयरिंग की। तो स्टेट शेयरिंग होती है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स निकला है प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप में से किसी को HTML आती है तो ये आपको पता है कि लेट्स सपोज हम अगर एंकर टैग लिखें तो ये टैग के साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, टैग की प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैग की प्रॉपर्टी कहते हैं। और आपको पता है कि किसी टैग में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। अगर मैं कहूँ इसकी एक ID दे दो, अगर मैं कहूँ इसकी एक क्लास नेम दे दो, अगर मैं कहूँ इसको लेट्स सपोज
कोई भी ABC और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एंकर की बाय डिफॉल्ट HRF ही होती है। तो बहरहाल अब ये एंकर टैग की कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं? 3। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं? तो अब मुझे ये बताएं कि HTML में जो प्रॉपर्टी होती है, टैग की प्रॉपर्टी, वो 2 चीजों पे मुश्तमिल होती है। एक प्रॉपर्टी नेम होता है और इक्वल टू करके राइट साइड पे क्या होती है? प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। समझ आ गई बात? अब इस प्रॉपर्टी को आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे? प्रॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉप्स बोलेंगे। अब ये जब HTML हम लिख रहे हैं तो HTML में जो प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि HTML में यूजर डिफाइंड टैग्स तो नहीं होते ना, सारे टैग्स बिल्ट इन होते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होंगी? बिल्ट इन ही होंगी। यहां पे क्या ये होम का टैग बिल्ट इन है? ये तो कस्टम टैग है, हमने खुद बनाया। तो इसका मतलब ये है कि क्या इसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? ऑब्वियसली नहीं हो सकती भाई, जब टैग ही नहीं है एग्जिस्ट कर रहा, हमने खुद कस्टम टैग बनाया है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज बनानी है वो क्या बनानी है? वो भी कस्टम ही बनानी है। तो अब मैं लफ्ज प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा, अब मैं लफ्ज क्या बोलूंगा? प्रॉप्स। आपको पता है कि आप प्रॉप्स क्या होती हैं, ठीक है। और लिखने का तरीका वही है कि आप स्पेस दें। अब जब टैग नेम ही कस्टम है तो प्रॉपर्टी का नाम भी अपनी मर्जी का रख लें। तो मैं इसे कह देता हूं जी फॉर एग्जांपल टेस्ट, या टेस्ट इज नॉट अ मीनिंगफुल नेम, मैं इसे कह देता हूं जी डेटा इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू करके कौन सा डेटा देना है मुझे? n। क्यों n? क्यों? मैं वैसे यहां पे कोई भी डेटा पास कर सकता हूं, मैं यहां हार्ड कोड नंबर दे सकता हूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं। लेट्स सपोज मैं इसे कर देता हूं जी 45, यहां कर देता हूं, ठीक। तो इस केस में भी इसका मतलब यह है कि मैं एक होम के कंपोनेंट में एक प्रॉप्स पास कर रहा हूं, एक प्रॉप पास कर रहा हूं। प्रॉप का मतलब आप समझ गए हैं, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी लिखने की कन्वेंशन आपको पता है, जैसे HTML में ये वैसे ही XML में है। दिस इज बाय द वे XML। क्यों? यूजर डिफाइंड टैग है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या है? यूजर डिफाइंड है। डेटा, इसको कोई भी नाम दे दे, टेस्ट दे दें, ABC दे दें, XYZ दे दें, PQR दे दें, और राइट साइड पे कोई भी डेटा जो आप इसको असाइन करना चाहते हैं दे दें। तो मैं 45 दूं, ये भी ठीक है, लेकिन मैंने ऊपर स्टेट डिक्लेयर की हुई है, इसी 45 को मैंने किस में रखा हुआ है? n में। तो मैं चाहता हूं कि यही n जो है ये किधर चला जाए? पास हो जाए अगले कंपोनेंट में। तो नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ प्रॉप। और प्रॉप होती किस लिए? व्हेन यू वांट टू शेयर अ डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट। अब मैं डेटा को भी क्या बोल रहा हूँ? स्टेट बोल रहा हूँ। प्रॉप किस लिए होती है? व्हेन यू वांट टू शेयर अ स्टेट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू दी अदर कंपोनेंट। जी आपका सवाल है? रीयूज हो जाएगा ना, अभी ये बहस नहीं है। आप n पास करें, नंबर पास करें, ये टॉपिक पूरा होने दें, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा जो आपके जहन में सवाल है, मुझे पता है, ठीक है। अभी आधा टॉपिक हुआ ना, तो आपके जहन में इसलिए कंफ्यूजन है। लेट मी कंप्लीट इट। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कोई भी डेटा पास करें, आगे जाके उसे रीयूज करें, जितनी मर्जी दफा यूज करें वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कब आपने कांस्टेंट वैल्यू भेजनी है, कब आपने ऑब्जेक्ट भेजना है, कब आपने अरे भेजनी है। तो इट्स टू अर्ली इनफैक्ट फॉर दैट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। फिलहाल सिर्फ एक चीज समझनी है आपने कि जब हम किसी भी किस्म का डेटा शेयर करना चाहें दो कंपोनेंट्स के दरमियान, क्यों शेयर करेंगे, इसका जवाब भी अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा आपको। जब हम किसी भी, हम ये अरे शेयर करनी है, हमें ऑब्जेक्ट शेयर करना है, हमें नंबर शेयर करना है, हमें स्ट्रिंग शेयर करनी है, तो तरीका क्या है? सिर्फ इस पे फोकस करें। तरीका ये प्रॉप्स का, ठीक होगी बात। अब यहां से तो मैंने प्रॉप पास कर दिया, ये प्रॉप यहां पे रिसीव कैसे होगा? दैट इज द क्वेश्चन। जाहिर है वहां से मैं भेज रहा हूं ना, प्रॉप पास करने का मतलब क्या है? प्रॉप्स को भेज रहा हूं। तो उस प्रॉप्स को होम के कंपोनेंट में यूज करने के लिए जरूरी है कि उसको यहां क्या किया जाए? रिसीव किया जाए। तो रिसीव कैसे करते हैं? दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो आपका फंक्शनल कंपोनेंट है ना, आप इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नाम लिख लें। मैं प्रॉप्स इसलिए लिख रहा हूं कि इसमें मैं क्या रिसीव करूंगा? प्रॉप्स जो कि मैं भेज रहा हूं इस कंपोनेंट के अंदर यहां से। तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी फंक्शनल कंपोनेंट में आप 1, 2, 3, 4 या एनी नंबर ऑफ प्रॉप्स भेजते हैं, तो वो प्रॉप्स आपको रिएक्ट ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट में भेजता है और वो आप रिसीव करते हैं इस फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट। आई रिपीट वंस अगेन, दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन। जब भी आप किसी फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स भेजते हैं, ये प्रॉप्स इस कंपोनेंट में एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव होते हैं। किस शक्ल में रिसीव होते हैं? एज एन ऑब्जेक्ट। हालांकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं भेजा, हमने क्या भेजा है? नंबर भेजा है। लेकिन रिएक्ट खुद ब खुद इसको किस में कन्वर्ट करेगा? एक ऑब्जेक्ट में, और वो ऑब्जेक्ट यहां रिसीव होगा। बात समझ आ गई या नहीं आई? सबको समझ आ गई है?
अब जरा मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अब लॉग करता हूँ और सिर्फ ये दिखाता हूँ कि क्या वाकई ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट बना के भेजेगा रिएक्ट। हमने तो ऑब्जेक्ट नहीं भेजा ना, हमने तो क्या भेजा है, सिर्फ n, डेटा इक्वल्स टू n। तो यहां में रिसीव क्या होगा जरा देखिएगा। लेट मी गो बैक, लेट मी गो टू द इंस्पेक्ट। कैन यू सी दिस? व्हाट आर यू गेटिंग? ऑब्जेक्ट। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो जरा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा। इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने एक्सपेंड किया तो इसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या बनी? डेटा, और उसकी वैल्यू क्या बनी? 45। अगर आप जहां से हमने प्रॉप्स पास किए थे वहां अगर आप देखिए तो जब हमने प्रॉप पास किए थे तो प्रॉपर्टी का नेम क्या पास किया था? डेटा, और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या पास की थी? नंबर 45। तो वो जब हमें रिसीव हुआ तो वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिसीव हुआ, और इस ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी थी, यानी जो प्रॉपर्टी का नेम था वो वही था जो हमने वहां पे प्रॉपर्टी का नेम दिया, और जो वैल्यू थी सिर्फ क्या चेंज हुई? शक्ल चेंज हुई इसकी। तो याद रखिएगा कि जब भी हम रिएक्ट के किसी फंक्शनल कंपोनेंट में कोई प्रॉप पास करते हैं तो वो प्रॉप जहां पे रिसीव करते हैं वहां पे ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीव होती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि वो जो ऑब्जेक्ट रिसीव होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी का जो नेम है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी नेम और वैल्यूज होती है ना, वो प्रॉपर्टी का नेम एग्जैक्टली मैच करेगा उस प्रॉपर्टी नेम से जो आपने पीछे से भेजी होगी। यानी आपने यहां से भेजते वक्त क्या भेजा था? डेटा इक्वल्स टू n। तो ये तो टैग नोटेशन है ना, इसलिए इक्वल आया। तो जब यहां पे रिसीव हुआ तो वो रिसीव आप यहां किसी ऑब्जेक्ट को नाम कोई भी दे दें। इट्स लाइक जैसे हम लेट n इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट करते थे, तो यहां पे जाहिर है नाम तो कोई भी दे दें। तो वो जो प्रॉप्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी यहां आके इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। लेट मी हैव इट मोर। एक मैंने भेजी डेटा, दूसरी प्रॉप्स मैंने भेजी टेस्ट इक्वल्स टू, यहां पे मैं ले देता हूं जी यासिर, इट्स माय नेम। ठीक, अब मैं देखता हूं मुझे क्या रिसीव होगा वहां पे? ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। अब उस ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टीज होंगी? दो। कौन कौन सी? डेटा और टेस्ट। डेटा की वैल्यू 45 होगी, टेस्ट की वैल्यू क्या होगी? दैट्स गुड। एंड इफ आई नाउ गो बैक आई विल स्टिल बी रिसीविंग एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या मिला? डेटा 45 और टेस्ट क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपने दो प्रॉपर्टीज पास की हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज मिलेंगी? दो। 4 करेंगे 4, 5 करेंगे 5, 6 करेंगे 6। तो अगर मैं यहां पे टेस्ट के साथ ये कर दूं और फिर मैं इसके साथ लेट्स सी क्वालिफिकेशन कर देते हैं हम यहां पे, और यहां पे मैं प्रॉप्स के नेम भी मीनिंगफुल रखें तो ज़्यादा अच्छा है, सिंस इट इज़ अ नेम तो आई कैन एक्चुअली गो। तो अब मुझे प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज मिलेंगी? 3 मिलेंगी, जितनी यहाँ से हम पास कर रहे हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ और वापस आऊँ तो मुझे, अच्छा ये 2 दफ़ा क्यों प्रिंट कर रहा है? इसकी एक स्पेसिफिक रीज़न है, आई विल एक्सप्लेन इट, बट फॉर नाउ यू कैन सेफली स्किप इट। ठीक है, ये 2 दफ़ा लॉग कर रहा है, हालांकि वहाँ हमने एक लॉग स्टेटमेंट यूज़ की हुई है। एनीवेज, तो मैंने कितनी प्रॉप्स पास की थी? एक डेटा, वैल्यू 45, दूसरा नेम और तीसरा कॉल। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं। नाउ यू हैव लर्न द वे थ्रू विच यू कैन एक्चुअली शेयर द स्टेट बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स के। ये जो मेरी, अच्छा अब ये काम भी ठीक है, और अगर आप ये काम करने के लिए इससे आसान तरीका आजमा लें या बता लें कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लूँ लेट पी यानी पर्सन, और ये चीज़ यानी डेटा कॉलन 45 कर लें, नेम कॉलन यासिर कर लें। मैं थोड़ी सी अपनी आहिस्ता आहिस्ता ना अब डेली बेस पे पेस इंक्रीज़ करूंगा, जो मैंने शुरू पहले दिन में कहा था कि जब आपकी बेसिक्स कवर हो जाएंगी तो मेरी पेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो आज मैं थोड़ी सी पेस को अप करके जा रहा हूँ आगे। ठीक है, अगर आप एडजस्ट ना कर सकें तो मुझे लाजमी बताइएगा। ये 3 चीज़ें मैं पास कर रहा हूँ इस कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली, ये भी ठीक है, लेकिन इससे ये ज़ाहिर है टैग मैसी हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो यही काम मैंने क्या किया, यही 3 प्रॉपर्टीज जो भेजना चाह रहा था उनका एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे बजाय इसको यूं करने के मैंने ये भेज दिया। इसका मतलब एग्जैक्टली वही है जो मैंने पहले किया कि यहाँ मैं क्या कर रहा था, होम के टैग में 3 प्रॉपर्टीज यूज कर रहा था। तो रिएक्ट खुद ब खुद क्या कर रहा था, उन 3 प्रॉपर्टीज का एक
ऑब्जेक्ट बना के भेज रहा था। अब जरा ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, यानी उससे थोड़ा सा अगला लेवल आया कि अब मैंने डेटा की वैल्यू में क्या दे दिया है, ऑब्जेक्ट दे दिया। तो मुझे बताएं कि अब आपको क्या रिसीव होगा यहां पे, क्या नेस्टेड ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक्सेलेंट, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्यों? एक ऑब्जेक्ट वो जो रिएक्ट प्रॉप्स का बनाएगा खुद, और एक ऑब्जेक्ट वो जो हम खुद पास कर रहे हैं उसके अंदर। समझ आई बात? तो अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो यहां पे मुझे क्या मिला, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। कैन यू सी दिस कि मेरा एक मेन ऑब्जेक्ट है, इस मेन ऑब्जेक्ट में उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डेटा, और उसकी वैल्यू में क्या है, फिर एक ऑब्जेक्ट। तो डिड यू गेट द पॉइंट कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि रिएक्ट खुद क्या करता है, बेसिकली जो चीज भी प्रॉप में पास करते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना देता है। तो प्रॉप में मैंने क्या पास किया है, डेटा, और वैल्यू में क्या दे दिया है, फिर एक ऑब्जेक्ट। तो ये जो डेटा है प्रॉपर्टी का नेम, ये तो किसने बनाना है, एक ऑब्जेक्ट रिएक्ट ने बनाना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पास क्या कर रहा हूं, दूसरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं। तो यहां मुझे क्या मिलेगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट मिलेगा। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो अगर मुझे नेस्टेड ऑब्जेक्ट में से अपना ऑब्जेक्ट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट डेटा। क्यों? इस प्रॉप्स में क्या आ रहा है, मेन ऑब्जेक्ट। उस मेन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होगी, किस नाम से, डेटा। उसके अंदर क्या होगा, फिर एक पूरा ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे अंदर वाला ऑब्जेक्ट लेना है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट डेटा। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो अगर मैं दोबारा अब जाऊं और दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करूं तो अब मेरे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बल्कि अब मेरे पास मेन ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नेस्टेड ऑब्जेक्ट से डॉट करके बीच में से डेटा की प्रॉपर्टी उठा ली। ये काम ठीक है या फिर ये काम ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो तो मैं उसको इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकता। इस लाइन का मतलब मुझे कोई समझा दे शरीफ आदमी कि इस प्रॉप्स में क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रक्चर करने का तरीका ये नहीं पढ़ा हमने कि आप लेफ्ट साइड पे करली ब्रैकेट्स में जब डेटा लिखेंगे, लेट मी शो, पहले ये काम कर रहे हैं या मुझे 3 डॉट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, इट वर्क्स। तो अब ये जो मैं क्या कर रहा हूं, बजाय मैं ये वाला जो नीचे अभी काम किया था, ये वाला लंबा काम करने के, प्रॉप्स डॉट डेटा, मैं ये काम कर सकता हूं, लेट डेटा रैप्ड इन करली ब्रैकेट्स। और ये क्या करेगा, इस प्रॉप के ऑब्जेक्ट के अंदर से कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्चर कर लेगा, उठा लेगा, डेटा नाम की प्रॉपर्टी उठा लेगा। ये बात क्लियर होगी है? अच्छा, अगर मैं इसको मजीद शॉर्टकट कर दूं तो एग्जैक्टली यही काम बजाय यहां अलग से करने के, मैं क्या यहां ये नहीं कर सकता कि जो पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ी हुई है, एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डेटा। तो उसी को डिस्ट्रक्चर यहीं पे डायरेक्टली कर लिया, बजाय इसके कि ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करूं। समझ आ गई बात या नहीं आई अभी भी? तो फिर आप यूं कर लें, फिर आप यूं कर लें। यानी ये तो डिपेंड करता है ना कि आपके आने वाले ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज हैं। अगर सॉरी फिर एडे नखरे भी चंगे नहीं होते ना, सेंटर से उठाना हो तो फिर आप ऐसा डायरेक्ट कोई तरीका, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है जब मैं डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अरे और डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। ये क्वेश्चन तो पहले हो चुका है और उसका जवाब भी हो चुका। नहीं, इसमें तो कर सकते हैं बीच में से उठाना हो। मिसाल के तौर पे टेस्ट आपकी चौथे नंबर पे प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट में तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो हम प्रॉपर्टी नेम उठाते हैं, तो प्रॉपर्टी नेम तो यूनिक होता है ऑब्जेक्ट में। तो इसमें आप टेस्ट मिसाल के तौर पे तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, आप उठा लें। यानी आपके पास पूरे ऑब्जेक्ट में से सारी प्रॉपर्टीज में से एक को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जो चौथे नंबर पर पड़ी हुई है, बीच में पड़ी हुई है, एंड पे पड़ी हुई है, सेकंड लास्ट में कहीं भी पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी नेम को लेगा वो। यू कैन डू दैट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ अरे उसका जवाब पहले मिल चुका है। समझ आ गई बात? तो अभी मेरे पास जहां से जो मैं प्रॉप पास कर रहा हूं वो क्या है, डेटा। अब रिएक्ट इस डेटा को किस में रैप कर देगा, ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर देगा। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट से अनपैक करके डिस्ट्रक्चर यहीं पे कर लिया। तो ये मेरे 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा बच गए।
बात समझ आ गई? पेज ठीक है ना मेरी? अब आपके 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप बच गए और आप क्या कर रहे हैं, बैकएंड से जो डाटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है आप उसको डायरेक्ट डीस्ट्रक्चर करके यहां रिसीव कर रहे हैं। और अब आप इसको ये इस कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। होम एज इट इज रहने दे ताकि हमें पता लगे ये होम है। और डेटा में क्या क्या पड़ा हुआ है, 3-4 चीजें पड़ी हुई ना, क्योंकि डाटा खुद भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या कहता हूं, डेटा डॉट नेम। हाउ डू यू नो डेटा डॉट नेम? क्योंकि डेटा के अंदर पी और पी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नेम। तो डेटा डॉट डेटा भी कह सकते हैं, डेटा डॉट नेम भी कह सकते हैं और डेटा डॉट कॉल भी कह सकते हैं। सो हाँ, नहीं, प्रॉप्स जस्ट एक वेरिएबल नेम है। अक्सर आप लिखा हुआ देखेंगे, चूंकि इसको बाय नेम प्रॉप्स कहते हैं तो लोग इसलिए यहां पे प्रॉप्स लिख देते हैं। लेकिन अब हम प्रॉप्स का तो वैसे ही जिक्र मुनासिब इसलिए नहीं है कि हम प्रॉप्स को छेड़ ही नहीं रहे, प्रॉप्स के अंदर वाली चीज निकाल रहे हैं। और प्रॉप्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है। और डेटा क्या है, फिर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी को प्रिंट करना है। तो डेटा डॉट नेम। मेक सेंस? नाउ इफ आई गो बैक एंड इफ आई रिफ्रेश द पेज, आई कैन सी इट राइट इन हियर। होम के कंपोनेंट के साथ डैश के साथ क्या आ रहा है, होम में ही पास किया था ना। तो अब स्टेट कहां मौजूद है, खुद फिजिकली कहां मौजूद है, ऐप के कंपोनेंट में। लेकिन डिस्प्ले कहां जाके हो रही है, होम के कंपोनेंट में। तो आई हैव सक्सेसफुली शेयर्ड अ डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट थ्रू द कॉन्सेप्ट which is called as props. Simple, very simple. और मैं नॉर्मल नंबर पास करके भी दिखा दिए और ऑब्जेक्ट पास करके भी दिखा दिए। सिर्फ एक चीज जो लोगों को कंफ्यूज करती है कि यार हमने तो ऑब्जेक्ट पास ही नहीं किया था, ये खुद ऑब्जेक्ट कैसे रिसीव हो रहा है। तो मैंने कहा दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये रिएक्ट का इंटरनल बिहेवियर है कि आप प्रॉप पास करेंगे तो प्रॉप को बतौर ऑब्जेक्ट लेके आगे जाएगा। अब आगे जाके आपने उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है या इनफैक्ट मैनुअली वो सारा काम करना है डिस्ट्रक्चरिंग किए बगैर। यानी अगर मैं ये सारा काम इस तरह से ना करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स करना पड़ेगा। और फिर यहां आपके क्या करना पड़ेगा, props dot data dot name, and that would also work. That is working perfectly well. लेकिन this is not a, I mean, प्रोफेशनल अप्रोच, क्योंकि हमने ये 6 पढ़ लिया है और हमें पता है कि डिस्ट्रक्चर क्या होता है। तो why not actually using a smart approach? हाँ, इस केस में तो आप कह सकते हैं सर इतना जोर तो नहीं लगता, यही ठीक है, क्या जरूरत है इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में जाने की। लेकिन अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा होगा, ज्यादा बड़ा कंपोनेंट होगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर आप लेट सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट में 10 प्रॉपर्टीज हैं, तो आप 10 दफा लिखेंगे props dot data dot name, props dot data dot flan, props dot data dot flan, props dot data। तो उसके लिए बेहतर नहीं है कि आप यहीं पे सारा कुछ डिस्ट्रक्चर कर लें, यानी कि 10 की 10 प्रॉपर्टीज को यहीं पे क्या कर लें, डिस्ट्रक्चर कर लें, और सिर्फ उन प्रॉपर्टीज के नाम को यूज करें इंस्टेड ऑफ एक्चुअली यूजिंग दिस थिंग लाइक दैट। समझ आ गई बात? तो नाउ ये वाला काम मेरे ख्याल में ज्यादा ठीक है, तो हम इसी को जारी रखते हैं यहां पे। अब हमने जब आपको ये समझ आ गई तो इसका मतलब यू आर वेरी सेफ टू डू एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन विद प्रॉप्स। प्रॉप्स इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम अगर दोबारा इस डायग्राम पे जाएं तो हमने ये एक लेवल अचीव कर लिया है, वो कौन सा, कि पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को मूव कर दिया। अब मुझे बताएं, अगर ये खुल जाए तो ऐप से किधर मूव कर लिया हमने, होम में। अगर अब होम से इधर मूव करना हो तो जाहिर है ये कंपोनेंट किस में रेंडर हुआ होगा, होम में रेंडर हुआ होगा। तो वही डाटा जो आप पीछे से रिसीव कर रहे हैं वो अगले को फॉरवर्ड कर दें। अगर यही डाटा इधर भेजना हो तो जो पिछले कंपोनेंट से डाटा रिसीव कर रहे हैं वो अगले को पास कर दें थ्रू प्रॉप्स। यही डाटा अगर अगले को भेजना हो तो जो पिछले कंपोनेंट से डाटा रिसीव किया है वो आप अगले को पास कर दें थ्रू प्रॉप्स, सेम कॉन्सेप्ट, और आगे जाके वो उसी कॉन्सेप्ट से रिसीव करेगा, यूज होगा। जो यहाँ रिसीव किया उसको अगले में पास कर दें, जो यहाँ रिसीव किया उसको अगले में पास कर दें। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं पता है, यानी पेरेंट से डाटा लिया, चाइल्ड में पास किया, चाइल्ड से अगले चाइल्ड में पास किया, अगले चाइल्ड से अगले चाइल्ड में पास किया, अगले से अगले में पास किया। अब आप सोच रहे होंगे एडी लोड क्यों पेश आएगी। तो अभी ये आपके सोचने का काम नहीं है कि क्यों करेंगे ऐसा, लेकिन करेंगे। तो अगर ऐसा काम करें कि पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से अगले चाइल्ड, उस अगले चाइल्ड से अगले चाइल्ड, तो इसको हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या कहेंगे, प्रॉप्स ड्रिलिंग। ये एक किस्म का ड्रिल ही कर रहे हैं ना, टॉप से लेके ड्रिल करके बॉटम मोस्ट तक पहुंच रहे हैं through passing from each of the component that comes along the way. That concept is called as prop drilling. ये अक्सर नॉर्मली पूछा जाता है जी कि what is props drilling, और props drilling को नॉर्मली डिस्करेज किया जाता है।
एक दो कंपोनेंट्स हो तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आपका ट्री ऑफ डजन्स ऑफ कंपोनेंट्स में शामिल है तो फिर आप ऊपर से लेके नीचे तक ड्रिल ही करते रहे सारा दिन बैठ के, ठीक है। दैट्स नॉट, वी विल हैव अ बेटर अप्रोच एक्चुअली शेयरिंग स्ट्रेट ग्लोबली थ्रू आउट द ऐप, बट दैट्स समथिंग, ये समझ आएगा तो तब वो भी समझ आएगा। समझ आ गई बात? यहाँ तो कोई मसला मसाइल तो नहीं है, परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, दैट्स गुड। अब हम जरा एक प्रोडक्टिव टास्क भी देते हैं आपको और हम एक प्रोडक्टिव काम भी करते हैं ताकि आपकी ये प्रॉप्स की और स्टेट की जो लॉजिक है वो पक्की हो जाए। तो जितने लोग कल भी टास्क के लिए बेचैन थे, इससे पहले भी बेचैन थे, तो लेट्स कम अहेड फॉर द वेरी फर्स्ट टास्क, ठीक है। तो मैं टास्क के बाद कंटिन्यू करूँगा जो मैं रिमेनिंग पढ़ाना चाहता हूँ। लेट्स सी जी, मेरे टास्क में आपकी सिंपल स्ट्रेट अवे एक कार्ट की एप्लीकेशन है। ई कॉमर्स का एक कार्ट बनाना है आपने, शॉपिंग कार्ट। उसमें पहले आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को आपने मैं बता देता हूँ क्या करना है, कौन सी है, लेट्स सी अली एक्सप्रेस ही कर लेते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन लोग भी मौजूद हैं, ठीक, आज कम हैं लेकिन मौजूद हैं, बाकी जो हम ऑनलाइन कर लेंगे। मैं मिसाल के तौर पे कोई एक कैटेगरी पिक कर लेता हूँ मेंस की टी शर्ट्स की, और आपने सिर्फ यही काम करना है। आपने एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनानी है, ठीक। प्रोडक्ट्स आपको मैं बता दूंगा, डमी डाटा आपने कहाँ से लेना है अभी बता दूंगा, लेकिन आपने एग्जैक्ट ये काम करना है। और काम करना कैसे है ज़रा ये भी मैं बता देता हूँ अभी, यानी मैं पूरी डिटेल से ये टास्क गाइड कर देता हूँ। ये आप देख लीजिए कि अली एक्सप्रेस की वेबसाइट आप अपने सिस्टम पे ओपन कर लें और अली एक्सप्रेस की ओपन करके मेंस की कैटेगरी सेलेक्ट करके आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के इस पेज पे आ जाएं, ठीक। इस पेज पे आने के बाद जिस तरह के ये कार्ड्स दिख रहे हैं ना, आपने एग्जैक्टली ये कार्ड बनाने हैं, ऐसे ही बनाने हैं। अब होगा क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ डेटा कहाँ से लेना है आपने। डेटा आपने लेना है जी कि एक वेबसाइट है फेक स्टोर एपीआई, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको गालिबन। इस फेक स्टोर एपीआई में आपने जाना है और इसके प्रोडक्ट्स 20 प्रोडक्ट्स का डेटा आपके पास ऑलरेडी है, और इस पूरी अरे को आपने कॉपी कर लेना है। ये जेसन डेटा है, ठीक है। और इसको आपने यहाँ पे आके अपने सोर्स के अंदर एक फ़ोल्डर बना लें, ना भी बनाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इसे क्या कह देता हूँ, डेटा कह दें या डीबी कह दें फॉर द टाइम बिंग। और इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएं db.js, और इसको करें जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू दिस। ठीक हो गया जी, मैंने इसे फॉर्मेट कर लिया। तो मैंने ये आपको 20 प्रोडक्ट्स का डेटा जो है वो आपको दे दिया, और यहाँ से हमने ये क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। आपको पता है कि ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, नॉर्मल एक्सपोर्ट है, तो वेरिएबल या अरे को हम नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपके पास ये डेटा आ गया, इस डेटा को आपने इंपोर्ट करना है यहाँ पे, यानी अब आपके पास ये नहीं रहेगा, मैं मिटा नहीं रहा, लेकिन अब आपके पास इसके बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, इंपोर्ट, चूँकि वो नेम्ड एक्सपोर्ट है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ना उसे हम क्या कहते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट। तो नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, करली ब्रैकेट्स। ये बात समझ आ गई है ना कि आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है और नेम्ड एक्सपोर्ट। तो करली ब्रैकेट्स में मैं क्या कहूँगा जी, दिस इज़ गोइंग टू बी प्रोडक्ट्स, और ये कहाँ से होगा, फ्रॉम करंट फोल्डर में db, और db के फोल्डर में db.js। अब आपके पास सारा का सारा डेटा किस फॉर्म में आएगा, यानी इस प्रोडक्ट में क्या है आपके पास, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, क्योंकि हमने वहाँ से एक्सपोर्ट क्या की है, अरे की है। कैन यू सी दिस, ये एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी एक अरे हो रही है, और इस अरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अरे और अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बड़ी डिटेल के साथ ES6 पढ़ाते हुए बता चुका हूँ आपको। अब आपने क्या करना है, इसमें देखें इमेज भी आ रहा है, रेटिंग भी आ रही है, कैटेगरी भी आ रही है, तो ये फुल फ्लैट एक सिमुलेशन होगी आपके ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट की, ठीक है। इस डेटा को आपने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इस होम पेज पे, यानी इस पूरी अरे को, नॉर्मली याद रखिएगा कि रूट कंपोनेंट में आप में कोई
आपको लॉजिक नहीं लिखते। रूट कंपोनेंट सिर्फ किस काम के लिए होता है? बाकी कंपोनेंट्स को रेंडर करने के लिए। तो आपने इन प्रोडक्ट्स को मैप के जरिए लूप करके डिस्प्ले करना है, इस तरह का डिजाइन पहले बनाना है। अगर कोई चीज समझना है तो मुझे प्लीज लाजमी बताइएगा, लेकिन ये पहला टास्क है तो आई शुडंट बी एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड बाय योर प्रोग्रेस। पहले आपने एक कार्ड इस तरह बना लेना है, स्टैटिक डिजाइन, चाहे बूटस्ट्रैप यूज करें चाहे नॉर्मल यूज करें। बूटस्ट्रैप में बता देता हूं अभी रिएक्ट में कैसे यूज करते हैं, नहीं ये भी बता ही देते हैं लग गया तो। आप सिंपली जाएंगे गेट बूटस्ट्रैप पे। जो लोग टेलविंड यूज करना चाहें या बूटस्ट्रैप को npm के थ्रू इंस्टॉल करना चाहें तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन सिंपल यही है। डॉक्स में जाएं, डॉक्स में गेटिंग स्टार्टेड में जाके ये आपको स्टेप नंबर 2 पे मिलेगा। 2 लिंक यहाँ से कॉपी कर लें। एक ये CSS का लिंक कॉपी कर लें, ये CSS का लिंक आपने कहाँ पेस्ट करना है? वापस आए यहाँ पे और अपने index.html जहाँ पे ये रूट रेंडर हो रहा है, इसके हेड के टैग में जाके आपने बूटस्ट्रैप की CSS को लगा देना है। सो सिंपल। और फिर यहाँ वापस आना है और यहाँ से सिंपली एक स्क्रिप्ट टैग जो बॉटम पे पड़ा हुआ है इसको कॉपी करना है और ये जो मेन का स्क्रिप्ट है इससे पहले या इससे बाद, बोथ केसेस ओके, ये लगा देना आप। ठीक, अब आप यहाँ वापस आएंगे तो आपको थोड़ी बहुत स्टाइल में चेंज नज़र आएगी। देख रहे हैं फॉन्ट साइज़ वगैरह, ये स्टाइल वगैरह, और ये बैकग्राउंड कलर वगैरह भी हट गया सब कुछ। मतलब ये ऑब्वियसली बूटस्ट्रैप के कुछ प्रीसेट्स हैं जो उसने अप्लाई कर दी। दिस इज़ हाउ यू कैन सिंपली अटैच द बूटस्ट्रैप विद इट। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लोग टेलविंड में अच्छे हैं, जो लोग मटेरियल यूआई में अच्छे हैं, यू शुड बी कंफर्टेबल यूजिंग वट एवर फ्रेमवर्क यू लाइक। और जो लोग इसी बूटस्ट्रैप को npm के जरिए इंस्टॉल करना चाहें या टेलविंड को npm के जरिए इंस्टॉल करना चाहें तो दे आर अलाउड, आई मीन दैट इज़ ओके। क्योंकि ये फ्रंट एंड का कोर्स नहीं है तो इसलिए मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, ना ही हमारी डोमेन है वो, ना ही हमारा स्कोप में आता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से जाएं और बूटस्ट्रैप हम लगा चुके हैं तो बूटस्ट्रैप के कार्ड के कंपोनेंट को उठाएं और यहाँ से ये एक कार्ड है जिसमें पिक्चर है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और यहाँ प्राइस लिख देंगे आप बटन की जगह। ये कार्ड का कंपोनेंट मैंने उठाया और आप ये कंपोनेंट चूँकि रीयूज होना है तो इसको मैं कहाँ रखूँगा? कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्या बनाऊँगा? CARD कार्ड, या आप इसको क्या बोल दें, प्रोडक्ट कार्ड या वॉट एवर यू लाइक। तो मैं इसे बोलता हूँ जी प्रोडक्ट कार्ड, या सिर्फ कार्ड .jsx RFCE जो हमारा नॉर्मल टेम्पलेट के लिए ये है। और उसके बाद मैं इसको जो कार्ड की CSS मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट की थी वो यहाँ लगा दी। अब नॉर्मली मैं 1-2 पॉइंट्स यहाँ मज़ीद क्लियर करता जाऊँ कि जब भी आप नॉर्मल HTML लिखेंगे JSX के अंदर तो आपने उन रूल्स को याद रखना है जो रूल्स मैंने आपको बताए थे। अभी देखें ये एरर दे रहा है, और ये एरर क्या दे रहा है अगर आपको नहीं पता तो आपने जब भी आप कोई HTML पेस्ट करें JSX में तो सबसे पहले एरर की जो रूट कॉज है ना वो है कि कोई अनपेयर टैग होगा बीच में। JSX अनपेयर टैग को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप इमेज को देखें तो इसका टैग क्लोजिंग नहीं है। तो आप सिंपली क्या करें, सबसे पहले ये वजह यही हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली आपके ज़्यादातर एरर इधर फिक्स हो जाए। दूसरी एक वार्निंग होगी और वो वार्निंग ये होगी कि JSX में जो CSS की क्लास है इसकी जगह क्लास नेम है। वजह कि जो क्लास का कीवर्ड है ना ये जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। तो आप एक रिजर्व वर्ड को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल, तो आप दूसरा काम क्या करेंगे कि जहां जहां क्लास लिखा हुआ है ना उसको आप क्या कर देंगे, क्लास नेम। तो मैं कंट्रोल F करता हूं और मैं क्लास की अकरेंस फाइंड करता हूं कि जहां जहां क्लास इक्वल्स टू है उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, क्लास नेम इक्वल्स के साथ। तो ये 6 अकरेंसेज हैं, 6 की 6 रिप्लेस कर देगा। क्लास की जगह क्या हो गया, क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास। तीसरी चीज आप ये करेंगे कि अभी भी ये एरर देगा कि आप कभी भी JSX में CSS का स्टाइल इनलाइन नॉर्मली नहीं लिख सकते, इसका भी एक स्पेशल तरीका है। तो अब जो आपको एरर आएगा वो इससे रिलेटेड आएगा। तो कि जब भी आप बूटस्ट्रैप का कार्ड पेस्ट करते हैं तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, ये सिर्फ कार्ड में ये इनलाइन स्टाइल लिखा होता है, तो ये हमें एरर देगा। तो हम इसको भी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इनलाइन CSS लिखने का यहाँ एक और तरीका है, जब जिक्र होगा तो वो भी बता दूंगा।
अब ये सिर्फ हमारा क्या बन गया, कार्ड, और हमारे पास कोई एरर अब नहीं आएगा। इस कार्ड में देख लें आपका इमेज नहीं है, तो इमेज आपको लगाना पड़ेगा, बट चूंकि ये सारा काम आपको करना है, तो अब मैं सिर्फ इस कार्ड को रेंडर करके दिखाऊंगा। कहाँ पे, होम कंपोनेंट में। होम कहाँ पे रेंडर हो रहा है ऑलरेडी, ऐप कंपोनेंट में। तो अब हमारी 3 लेयर्स हो गई ना, ऐप के अंदर होम, होम के अंदर कार्ड। थोड़ी देर पहले बताया था कि कब चाइल्ड कंपोनेंट बनना है कब नहीं बनना है, इसका फैसला खुद ब खुद सामने आ जाएगा, आ गया ना, ठीक है। सो अब मैं इस कार्ड को यहां पे रेंडर कर रहा हूं, कार्ड। वो देख ले, कल हमने एक्सटेंशन की थी तो वो ऑटोमेटिक नहीं इंपोर्ट कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मे बी इसको रीलोड चाहिए, तो आज हमने सिस्टम रीस्टार्ट किया तो वो सारी एक्सटेंशन काम कर रही है, उसने ऑटो इंपोर्ट भी कर लिया, ऑटो क्लोज भी कर लिया वगैरह। बात समझ आ गई है। अब ये डेटा तो मैं प्रॉप्स पास कर रहा हूं, लेकिन यहां प्रॉप्स यूज तो नहीं कर रहा, तो इनको क्या कर सकता हूं, खत्म, इसको सेव कर दें, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, और यहां से ये जो प्रॉप पास कर रहे हैं होम के कंपोनेंट में, इसको भी क्या कर दें, बंद कर दें। अब हो क्या रहा है, ऐप के कंपोनेंट में आप क्या रेंडर कर रहे हैं, होम का कंपोनेंट। अब अगर होम के कंपोनेंट में जाएं तो राइट क्लिक करके आप डेफिनेशन में डायरेक्ट जा सकते हैं, या F12 से उसकी डेफिनेशन में जा सकते हैं। होम के कंपोनेंट में जाएं तो यहाँ क्या रेंडर कर रहे हैं, कार्ड, और कार्ड में जाएं तो ये बेसिकली यहाँ कार्ड सारा बना हुआ है। और अगर मैं UI में आपको डिस्प्ले करके दिखाऊं तो दैट्स काइंड ऑफ दिस थिंग। अब आप कहेंगे ये कार्ड इतना बड़ा पूरी स्क्रीन पे कैसे हो गया, दिस इज व्हाट योर पार्ट इज, कि आप बूटस्ट्रैप का लेआउट यूज करें ना, रो और कॉलम यूज करें, और फिर उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कस्टम कर लें जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तो आपको एक रो में कितने कार्ड शो करने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसके बाद मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, बिकॉज ये आप ही का टास्क है और मंडे तक का टास्क है, मतलब करके नहीं दिखाऊंगा, मैं वर्बली बता देता हूँ थियोरेटिकली, क्योंकि टास्क अगर मैं करके दिखा दूं तो फिर टास्क तो रहा ही नहीं। करना ये है, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है कहां पे, ऐप के कंपोनेंट में। किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, अरे की फॉर्म में पड़ा हुआ है। आपने इस अरे को होम के कंपोनेंट में बतौर प्रॉप पास करना है। ये पूरी की पूरी अरे आगे किस हालत में रिसीव होगी, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अरे किस में रैप हुई होगी, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, जो प्रॉपर्टी का नाम आप यहां देंगे। समझ आ गई बात। यहां से मैं अगर, यानी यहां से जब आप प्रॉप पास कर देंगे तो वो प्रॉप कहां रिसीव होगी, होम के अंदर। अब आपने 20 प्रोडक्ट्स को 20 कार्ड्स में शो करना है। यहां पे आपको क्या रिसीव होगी, अरे रिसीव होगी ना। उस अरे पे आपने मैप लगाना है, और मैप के अंदर आपने कार्ड को रेंडर करना है, आइट्रेट करना है यानी कि, और हर कार्ड के अंदर डेटा क्या हो जाना है, डायनामिक हो जाना है। इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आपको लगता है कि इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी और डिफिकल्ट, तो मुझे बताएं, मैं थोड़ा सा कर दूं। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि यू कैन डू दैट एट योर ओन, और एटलीस्ट यू कैन ट्राई, तो देन आई कैन लीव इट हियर। कोशिश करेंगे। इट्स सिर्फ प्रॉप ड्रिलिंग होनी है। ऐप से प्रॉप पास होगी होम में, होम में मैप लगेगा, और मैप में हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अरे से निकलेगी, और फिर कार्ड में बतौर प्रॉप पास होगी। और जब कार्ड में बतौर प्रॉप पास होगी तो फिर कार्ड में यहां डायनामिकली हर कार्ड की अपनी पिक्चर आ जाएगी, हर कार्ड का अपना टाइटल आ जाएगा, हर कार्ड की अपनी प्राइस आ जाएगी, और हर कार्ड की अपनी रेटिंग आ जाएगी। ऑनलाइन आप लोग मुझे बता दीजिए प्लीज, बिकॉज कल आप में से किसी एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि वी नीड अ टास्क, तो इज दिस डिफिकल्ट वन, और यू वांट मी इन फैक्ट टू डू सम मोर एक्सप्लेनेशन ऑन इट, और यू कैन ट्राई इट एटलीस्ट योर ऑन। सर सही है, ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो सका तो फिर आप कर देना, या जो चीज जहाँ पे मुश्किल होगी जी फिर जी, हम आपसे बिल्कुल ठीक, क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल ठीक। अभी आप बता देंगे तो फिर हम क्या यस कोशिश करेंगे, हम यस, खुद से कोशिश करेंगे तो सीखेंगे ना। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दिस इज व्हाट आई वांट। लेकिन मैं इन द मीन टाइम ये भी नहीं चाहता ना कि आप शुरू में डिसाइड हो जाइए, एडा मुश्किल टास्क पहला ही, लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर आप देखें। नहीं नहीं, जितना आपने बताया है वो तो चीजें समझ में आ रही हैं। ग्रेट, अब प्रैक्टिकली करेंगे, जहाँ पे फंसेंगे थोड़ी सर्चिंग करेंगे, बिल्कुल, कुछ अपना ट्राई करेंगे, तो कुछ बातें समझ में भी आएंगी, दैट्स ग्रेट, सीख भी जाएंगे। दैट्स ग्रेट, दैट्स व्हाट आई वांट एक्चुअली।
तो मैंने आपको आउटपुट भी दे दिया कि दिस इज द आउटपुट, यानी अगर एग्जैक्ट ऐसा नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत इसके करीब तो पहुंचे ना। जी जी सर। और 20 प्रोडक्ट की लिस्टिंग, जस्ट लाइक अली एक्सप्रेस के अंदर मेंस की कैटेगरी की सब कैटेगरी टी शर्ट कोई भी प्रोडक्ट निकाल लें, इट शुड लुक लाइक दिस वन। तो वो 20 के 20 प्रोडक्ट्स आपके यूआई में इस तरह से होने चाहिए। फिर जब आप ये कर लेंगे तो देन हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा कि हम इसमें राउटिंग इन्वॉल्व करेंगे। कैसे कि अगर आप उन 20 प्रोडक्ट में से किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो हम क्या करेंगे कि उसका डिटेल पेज ओपन कर लें। फिर इस डिटेल पेज पे आप देख लें कि इसकी प्राइसिंग यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये बेसिकली सारा काम स्टेट से रिलेटेड है। तो अगर आप ये पहला टास्क मुकम्मल कर लेते हैं तो अब आप सोच लें कि अगले हफ्ते में डेली आपको टास्क मिलेगा। तो एक तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए कि डेली टास्क से आपको बहुत कुछ सीखेंगे। दूसरा, पिछले जितने मेरे पे कर्ज उधार हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे टास्क ना देने वाले, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे तो फिर हम स्टेट यानी क्लिक करने पे डिटेल पेज पे जाएंगे, फिर हम स्टेट हैंडल करेंगे, काउंटर्स को हैंडल करेंगे। यहाँ जो टोटल प्राइस काउंटर की इंक्रीज या डिक्रीज करने पे टोटल प्राइस पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये देख लें। मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी इफेक्ट हो रही है, इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी इफेक्ट हो रही है। फिर जब ये हो जाएगा तो हम इससे भी आगे मूव करेंगे कि इसे आगे पेज पे मूव करना है। फिर हम फॉर्म आई मीन दिस इज काइंड ऑफ, मैंने जानबूझ के इतनी देर की ये टास्क देने में कि मैं पूरी बेसिक प्री रेक्विजिट्स पढ़ा के एक ऑर्गेनाइज्ड टास्क दूं ताकि उसी टास्क की डेली एक्सटेंशन या एनहेंसमेंट होती रहे, एड ऑन होता रहे। और एट द एंड ऑफ द डे जब हम 1 या 2 हफ्ते बाद देखें तो वो हमारा एक पूरा फुल फ्लेज फीचर बन जाए टास्क के बहाने। सो दैट्स प्रीटी मच इट। और आई बिलीव ये जो टास्क है ये बेस करता है 2 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, स्टेट और प्रॉप्स के ऊपर। और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट पहले हमने पढ़े हैं वो बतौर सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट यूज होंगे। मेन कॉन्सेप्ट 2 यूज होंगे, प्रॉप्स और स्टेट। बाकी जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, डी स्ट्रक्चरिंग हो गया, असाइनमेंट हो गया, म्यूटेशन हो गया, वो सारे के सारे सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इसके लिए। तो दैट्स प्रीटी मच। मैंने ये भी बता दिया बूटस्ट्रैप को कैसे ऐड करना है, मैंने ये भी बता दिया कंपोनेंट्स को कैसे बनाना है, मैंने ये भी बता दिया प्रॉप्स को कैसे पास करना है। मैंने सिर्फ एक लेवल प्रॉप्स को आगे पास किया है, आपको बता दिए कि आप प्रॉप ड्रिलिंग कर सकते हैं, जितने मर्जी लेवल तक कंपोनेंट्स में आगे डाटा फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये नहीं बताया कि डाटा बैकवर्ड लाना है तो क्या होगा, यानी अगर किसी चाइल्ड को डाटा वापस पेरेंट को भेजना पड़े तो अभी तक नहीं कर सकेंगे आप। उसके लिए कॉन्सेप्ट है स्टेट लिफ्टिंग। लेकिन जब ये टास्क करेंगे थोड़ा सा आगे पहुंच के ये टॉपिक आएगा कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है चाइल्ड से वापस ऊपर भेजने की। ये तो आपको पता लग गया ना कि पेरेंट से चाइल्ड में भेजने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जब ये मैं सिचुएशन क्रिएट करूंगा ऐसी जिस सिचुएशन में चाइल्ड से पेरेंट को भेजने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, दैट इज कॉल्ड स्टेट लिफ्टिंग। एनीवेज, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज आई थिंक आई एम गुड टू एंड।